अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त मेरी आवाज क्लियरली सुन पा रहे होंगे और वॉइस को लेके किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। कल हमने कॉन्फ्लिक्ट वाला जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर बेटे जो हमारी डिस्कशन थी उस डिस्कशन को हमने टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया। जो आखिरी टॉपिक हमने डिस्कस किया उसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस की हमने थोड़ी तफसील से बात की थी। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की थी आप बच्चों से कि बेटा कोशिश करके इसको अगर याद नहीं भी हुआ तो कम से कम एक दफा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। बिकॉज ये है कि आप रिवाइज कर लेंगे तो फिर जो आई कैप के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस वो अटेम्प्ट करने में हमें काफी आसानी हो जाएगी और बेहतर तरीके से हम चीजों को समझ पाएंगे। तो बेटे पहले अगर आपके कोई सवालात हैं, कोई कंफ्यूजन है जो आप चाह रहे हैं कि हम क्लियर कर लें तो वो डिस्कस कर लीजिए मुझसे। कल आप लोगों का एज पर स्केजुअल MIS का टेस्ट भी है, तो उस MIS के हवाले से भी बेटे अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन, असल तो वैसे नहीं होना चाहिए, चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट में ही हमने पढ़ लिया था और काफी देर हो गई है पढ़े हुए, लेकिन स्टिल अगर उसमें से कोई सवाल है, कोई इशू है तो वो भी पूछ लीजिए। अदरवाइज फिर अगर क्लियर है तो बेटे ग्रुप में ओके कह दीजिएगा, ओके की फीडबैक दे दीजिए ताकि फिर मैं पढ़ाना जो है वो अगला टॉपिक पढ़ाना शुरू करूं। तमाम स्टूडेंट से बेटे रिक्वेस्ट है एक दफा देख लीजिए अच्छे से चीजों को, अगर क्लियर है तो ओके का रिस्पांस दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ाऊं चीज को। ओके, 2-3 स्टूडेंट्स की तरफ से रिस्पांस आ गया, ठीक है जी, ओके है। तकरीबन कोई 40 प्लस की अटेंडेंस है बेटा इस वक्त मेरे पास। जरा ये होता है ना आप लोगों की तरफ से बेटे फीडबैक मिल जाए तो एक तसल्ली सी हो जाती है कि अच्छा यार टेस्ट का टाइम, वलीद जाहिद ने क्वेश्चन पूछा है कि टेस्ट का टाइम क्या है, तो बेटे टेस्ट का जो टाइम है और वो टेस्ट कब तक सबमिट करवाया जा सकता है और वो किस ईमेल आईडी पे सबमिट करवाना है, ये सारी डिटेल्स बेटे सर अब्दुल कयूम अभी थोड़ी देर में ग्रुप के अंदर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं वो ग्रुप के अंदर शेयर कर देते हैं। तो क्योंकि वो मैनेज चूंकि उन्होंने करना होता है सारा, तो ज्यादा बेहतर वही बता सकते हैं कि टाइमिंग क्या होगी। तो वलीद बेटा मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूं सर से और सर जो है वो टाइमिंग और ईमेल वगैरह शेयर कर देते हैं। चलें, जितने बेटे बच्चों का मेरे पास रिस्पांस आया है और अभी तक किसी ने हैंड रेज भी नहीं किया, तो इससे मैं अंदाजा ये लगा लेता हूं, फिलहाल ये अंदाजा लगा लेता हूं कि बच्चों का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन फिल वक्त तक नहीं है। तो अगर कोई सवाल हुआ तो इंशाल्लाह हम उसको लेटर ऑन डील कर लेंगे। आते हैं हम थोड़ा सा अपने आई कैप के प्रीवियस क्वेश्चंस की तरफ जो उसने प्रीवियस पेपर्स के अंदर पूछे हैं, ताकि थोड़ा सा हमें अंदाजा हो सके कि आई कैप की क्वेश्चनिंग जो है वो किस तरह से होगी, किस तरह की क्वेश्चनिंग होगी। जरा देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले बेटे हमारे पास ऑटम 2014 का एक सवाल है, स्टेट 4 रीजंस व्हाई कॉन्फ्लिक्ट आर अ कॉमन फिनोमिना इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। ठीक हो गया, बिल्कुल बुनियादी सा एक सवाल है। और इसमें जैसा पहले मैं आप बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा था, बच्चों को समझा रहा था कि बेटा देखिएगा इसके अंदर कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं उसने दी हुई कि वो कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है। कोई आप पढ़ लें सवाल को, 2 नंबर का एक छोटा सा सवाल है और उसने कोई इंडिकेशन नहीं दी कि वो इंट्रा ग्रुप, इंटर ग्रुप, इंटर पर्सनल किस वाले कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है। जनरल उसने एक बात की है कि जी क्यों एक कॉमन फिनोमिना है। तो बेटा इसमें से कोई भी वो जो अदर फैक्टर्स वाली रीजंस जो हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं कि जनाब ये रीजंस हैं जिनकी वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप
को कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। वो रीजंस क्या हो सकती हैं? रोल एम्बिग्विटी भी हो सकती है, टास्क इंटरडिपेंडेंस भी हो सकती है, बायस्ड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट भी हो सकता है, पर्सनल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। वो जो रीजंस अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी हुई थी, थोड़ी देर से पहले बेटे मेरे मुराद के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो देखा है। ऑटम 2020 का एक बड़ा ही अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे बच्चे, तवज्जो से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑटम 2020 क्वेश्चन नंबर 7, Aura Limited decided to implement e-procurement system। बेटे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। प्रोक्योरमेंट बेटा जैसे आप परचेज वगैरह कहते हैं, तो वो एक सिस्टम इंप्लीमेंट वो करना चाहते हैं। एंड फॉर दैट पर्पसेस it formed a team comprising of members from procurement and IT department। इस लाइन को बेटे, इस लाइन को हाईलाइट करके, जैसे बेटे मैंने हाईलाइट किया है, इसे हाईलाइट करके इसके साथ मेहरबानी करके लिख लीजिए क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम चैप्टर नंबर 9 के अंदर जब मैं तफसील से पढ़ाऊंगा कि टीम्स क्या होती हैं, तो बेटे वहां समझाऊंगा। हमारे पास बाज टीम्स ऐसी बनती हैं जिनके मेंबर्स डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। दोबारा से सुनिएगा, हम बाज मर्तबा ऐसी टीम्स बनाते हैं जिनका बैकग्राउंड, जिनका ताल्लुक डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट से होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटे हम एक टीम बनाएं और उस टीम में कुछ लोग सेल्स से हों, कुछ लोग मार्केटिंग से हों, कुछ लोग प्रोडक्शन से हों, कुछ लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हों, तो आप कहेंगे कि ये एक क्रॉस फंक्शनल टीम है। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि इसका ताल्लुक वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट से है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में मजीद तफसील से इसकी बात करेंगे। उन्होंने बेटे एक ई कॉमर्स का एक ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम के अंदर उन्होंने एक क्रॉस फंक्शनल टीम बना दी है जिसमें टीम मेंबर्स का ताल्लुक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से भी है और आईटी से भी है। देखिए बेटा जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, उन्हें ऐसी टीम क्यों बनानी पड़ी? वन ऑफ द रीजंस कि उन्हें ऐसी टीम क्यों बनानी पड़ी, लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड, कि बेटा सिस्टम बनाना है प्रोक्योरमेंट का, तो लाजमी बात है प्रोक्योरमेंट में क्या क्या होता है आपको वो डिटेल्स चाहिए। और चूंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक एक सिस्टम है, एक ई बेस्ड सॉल्यूशन है, तो आपको आईटी की एक्सपर्टीज भी चाहिए। अब मुसीबत क्या है, आईटी वालों को प्रोक्योरमेंट का पता नहीं होता और प्रोक्योरमेंट वालों को आईटी का नहीं पता होता, तो इसलिए हमने दोनों डिपार्टमेंट से मेंबर्स को इकट्ठे करके एक जगह उनकी एक टीम हमने फॉर्म कर दी है, एक टीम हमने बना दी है और हमने कहा है कि जनाब आप लोग एक जगह बैठ के एक ई प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन जो है वो हमें डिफाइन करके दें। लेकिन सिंपल सी बात है बेटा, चूंकि इनका नॉलेज बैकग्राउंड डिफरेंट है, इनका स्किल बैकग्राउंड डिफरेंट है, इनके डिपार्टमेंट डिफरेंट हैं, तो इनके दरमियान किसी ना किसी शक्ल में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लाजमी सामने आएगा। पढ़ते हैं आगे। हाउएवर प्रोजेक्ट एंडेड ऑन अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये देखिए सर, जो कल मैंने समझाया था कि कॉन्फ्लिक्ट बेटा तब तक ही सही रहेगा जब तक वो रहेगा विद इन टॉलरेंस रेंज। अगर टॉलरेंस रेंज से ऊपर गया है फिर भी गलत है, मेरा बच्चा अगर टॉलरेंस रेंज से नीचे आया है फिर भी गलत है। सो आपने अब आपने टेक्निक कौन सी यूज करनी है, जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। टेक्निक कौन सी यूज करनी है? चूंकि कॉन्फ्लिक्ट एक लेवल से ऊपर चला गया है, हाई लेवल पे चला गया है, तो वी नीड टू यूज द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक ताकि हम इसको रिजॉल्व करके वापस विद इन द टॉलरेंस रेंज लेके आए। द मैनेजमेंट हैज अपॉइंटेड अ मीडिएटर, ठीक है, एक दरमियानी बंदा,
जिसका ताल्लुक दोनों डिपार्टमेंट से ही शायद नहीं था, एक दरमियानी बंदा, एक न्यूट्रल बंदा हमने अपॉइंट किया है, और उसका काम क्या है कि वो प्रॉब्लम को डायग्नोज करे, फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड ऑल्सो सिर्फ डायग्नोज ही ना करे, एंड ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, वो क्या वो रीजंस भी फाइंड आउट करेगा पहले, और जब उसको रीजंस मिल जाएंगी तो उन रीजंस को ठीक करने के लिए वो काम करेगा। मीडिएटर हैज summarized the viewpoints of project supervisor, representatives from procurement and IT department। अब गौर कीजिएगा, वो जो मीडिएटर था वो 3 लोगों से मिला। एक तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का ओवरऑल सुपरवाइजर था उससे मिला, एक वो मिला रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, और फिर वो मिला रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट। यानी बेटा देखिएगा, समझिएगा जरा बात को, कि वो जो मीडिएटर है अब उसने सारे स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की। सिंपल सी बात है बेटा, अगर वो स्टेक होल्डर्स को मिलेगा नहीं तो वो प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाएगा, और जब तक प्रॉब्लम समझ नहीं आएंगी मेरा बच्चा वो उनका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकेगा। थिंग्स आर क्वाइट सिंपल। तो वो प्रोजेक्ट सुपरवाइजर से भी मिला, आईटी वालों से भी मिला, प्रोक्योरमेंट वालों से भी मिला, रीजंस ढूंढने के लिए। अब थोड़ा सा हम एक काम और करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले बेटा हम एक दफा ना जल्दी जल्दी से, चूंकि ये इंटर ग्रुप है, ये देखिएगा इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट आप सामने आ रहा है। एक डिपार्टमेंट आईटी वाले हैं, एक डिपार्टमेंट प्रोक्योरमेंट वाले हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की ये देखें रीजंस जो हैं वो आपको नजर आएंगी। हो सकता है लीडरशिप में कोई वीकनेस हो, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आए, हो सकता है कोऑर्डिनेशन ना हो रही हो सकता है टारगेट्स अनरियलिस्टिक हो सकता है रोल एम्बिग्विटी हो सकता है इनकम्पैटिबिलिटी हो, बायस्ड हो, लैक ऑफ रिकग्निशन हो, नीचे भी जो फैक्टर्स इसने लिखे हैं। अब मेहरबानी करके जब हम इस सवाल को अटेम्प्ट करें तो आपने इन रीजंस को अपनी नजरों के सामने रखना है। बल्कि आई वुड रेकमेंड यू कि आप क्या करें कि सवाल तो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, आप अपने नोट्स खोल के, तो नोट्स में बेटे जहां रीजंस लिखी हुई हैं वो रीजंस ओपन कर लें, ताकि जैसे जैसे बेटे मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊं आपको साथ साथ वो रीजंस जो हैं वो। ने मीडिएटर को क्या बताया, जब प्रोजेक्ट सुपरवाइजर से पूछा मीडिएटर ने कि हाँ भाई क्या मसले हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, सुपरवाइजर क्या बता रहा है, टीम वाज फॉर्म्ड विद राइट सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स। पहली बात तो उसने ये इकरार किया, उसने कहा यार नहीं बंदे बिल्कुल सही थे, जिनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी था और जिनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन भी थी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हमने बंदे चुनने में गलती नहीं की, बंदे बिल्कुल सही हमने चुने, उनके पास क्वालिफिकेशन भी थी, उनके पास बाकी मामलात भी ओके थे। इनिशियली देयर वर डिसएग्रीमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेस टू बी फॉलोड। ये देखें बेटा पहली रीजन आ गई जिसे हम कहते हैं प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट सुपरवाइजर सबसे पहली जो रीजन उसे नजर आई दैट वाज द प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। भाई प्रोक्योरमेंट वाले कह रहे थे इसको ऐसे करके बनाते हैं, आईटी वाले कह रहे थे इसको ऐसे करके बनाते हैं, दोनों के दरमियान प्रोसेस का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो गया। देखें टास्क का कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हुआ, कॉन्फ्लिक्ट ऑन व्हाट टू डू पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो मैनेजमेंट ने क्लियर करके बताया हुआ था कि वी नीड ई प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन, वो तो नहीं। लेकिन अब वो ई प्रोक्योरमेंट बनाना कैसे है, हाउ टू डू, तो पहला कॉन्फ्लिक्ट बेटे हाउ टू डू का आ गया among both department. He believed that conflict were inevitable, would contribute to positive outcome, so he let the department to come up with solutions themselves. शुरू में उसने सोचा कि भाई प्रॉब्लम्स तो हो ही जाते हैं, ऐसा कौन सा मसला है, तो कोई बात नहीं इसको ऐसे चलने दो, थोड़ी देर बाद मसला हल हो जाएगा। However, the agreed solution turned out to be only ineffective compromise that aggravated फर्दर लेटर ऑन। उसने कहा कि इनिशियली लोगों ने कॉम्प्रोमाइजेस किए, कॉम्प्रोमाइज ठीक है, कोलैबोरेशन नहीं, कॉम्प्रोमाइज किए,
जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया। He also pointed out that procurement and IT departments did not coordinate. ये देखें सर, एक और रीजन पकड़ी गई, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक रीजन मैंने ऊपर आपको बताई, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। एक रीजन हमने यहां पर देखी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। And there were times when members from both departments were performing same task but independently. देख लीजिए, चूंकि उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, दोनों ही अलग-अलग काम कर रहे थे, काम सेम कर रहे थे, जिसकी वजह से बेटे रिसोर्सेज भी जाया हो रहे थे और टाइम भी जाया हो रहा था। तो प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के मुताबिक मेनली दो रीजंस निकली हैं, एक तो प्रोसेस पे इत्तेफाक नहीं था दोनों का, और दूसरी जो चीज उनको नजर आई दैट वाज द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आगे बढ़ते हैं, प्रोक्योरमेंट वाले क्या कहते हैं, हिज डिपार्टमेंट हैड बीन वर्किंग ओवर टाइम। ये देखिए सर, प्रोक्योरमेंट वाले जो है वो कहते हैं कि जी हमें ओवर टाइम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है। while members from IT department stayed idle most of the time. ये चेक कीजिए जी, ब्लेम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज एक ब्लेमिंग नजर आ रही है, वो कह रहे हैं जी हम ओवर टाइम काम करते रहे हैं और आईटी वाले सोए रहे हैं। फर्दर आईटी डिपार्टमेंट वाज, ये देखिए जी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड इवन लाइड अबाउट देयर progress on project, kept on interfering. देखें जी, role conflict, kept on interfering, role conflict, दूसरे के काम में दखल अंदाजी करना, and even started to perform the task that fall in domain of procurement department. ठीक है, उन्होंने ऐसे कुछ काम करने शुरू कर दिए विदाउट हैविंग रेलेवेंट नॉलेज, जिसके लिए बेटे उनके पास नॉलेज भी नहीं था, और बगैर पूछे उन्होंने काम करने शुरू कर दिए। फॉल इन द डोमेन ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट विदाउट हैविंग रेलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक हो गया, इंटरफियर कर रहे हैं बेटा एक दूसरे के काम में और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक मिनट के लिए बेटा जरा खामोश हो रहा हूं, जरा एक मिनट के लिए प्लीज। अच्छा जी, तो देखिएगा वो कह रहा है जी इंटरफियर कर रहे हैं, उनके पास नेसेसरी स्किल नहीं था, उनके पास नेसेसरी एक्सपीरियंस नहीं था। तो यहां पर भी एक देखिएगा रीजंस जो हैं वो नजर आ रही हैं, लैक ऑफ रेलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे बेटा आप पढ़ते जाएंगे ना, अगर वो रीजंस आपके जहन में हैं तो वो रीजंस फौरी तौर पर आपको क्लिक करती जाएंगी। रोल एम्बिग्युइटी अभी तक हमें नजर आ रही है, ओवर टाइम वर्किंग एंड स्ट्रेस जो है वो हमें नजर आ रहा है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज हमें नजर आ रहा है, ठीक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन नजर आ रही है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नजर आ रही है। ये सारे रीजंस वही हैं जो हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। He also believed that his department contribution and achievement of milestone toward the task never gained the due recognition from management. Another reason इसे कहते हैं बेटा lack of recognition. So अगर आप गौर करें तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाले ने बेटे क्या क्या रीजंस बताई हैं। एक तो उसने बताया है जी हम ओवर टाइम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस हाई है। दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो फ्री बैठा हुआ है, काम की जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हमारे पे स्ट्रेस ज्यादा है, आईटी वाले फारिग बैठे हुए हैं। फिर वो कह रहा है कि जी ट्रुथफुल कम्युनिकेशन नहीं हुई, जिसे आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह रहे हैं, इवन वो झूठ भी बोलते रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहा है जी केप्ट ऑन इंटरफियरिंग है,
जिसे आप रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जब बेटा हम रोल एम्बिग्विटी की वजह से एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी करते हैं। फिर वो कहता है जी उन्होंने कुछ ऐसे काम शुरू कर दिए जिनका उनके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं था, जिसे हम कह रहे हैं जी लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। और आखिरी जो रीजन बेटे प्रोक्योरमेंट वाले ने बताई, उसने कहा कि देखिए हमने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, इतने माइलस्टोन्स अचीव किए, लेकिन किसी ने हमारी एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं किया। दैट इज अनदर रीजन नोन एज लैक ऑफ रिकग्निशन। ठीक है, ये एग्जैक्टली बेटा वही रीजंस हैं जो मैं आपको कह रहा था कि खोल के अपने सामने रखिए और उन रीजंस को इस सिचुएशन के साथ साथ रिलेट करते चले जाएं। स्क्रीन के ऊपर बेटा कीबोर्ड मैंने थोड़ी देर के लिए ऑन किया था, अब वो एक कंट्रोल जी करना था, अब तो मैंने ऑफ कर दिया है। देखिएगा स्क्रीन रिफ्रेश हो जानी चाहिए। जी बेटा थोड़ी देर के लिए मैंने ऑन किया था, बिल्कुल मुझे मलिक साहब आपकी बात से पूरा मैं एग्री कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए बेटे मैंने ऑन किया था, उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा। ओके है सर, हाँ जी वो थोड़ा सा ना सम टाइम बेटा बेटा मेरी तरफ से ऑफ है, अब आप उसको थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिएगा। मैंने बस 1 सेकंड के लिए ही उसको ऑन किया था, उसके बाद बेटे मैंने ऑफ कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद हम आईटी डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं कि आईटी वाले क्या कहते हैं। तो बेटे आईटी वालों ने भी कुछ रीजंस बताई हैं। आईटी डिपार्टमेंट could not start their part of task due to unusual delay from procurement department. Unusual delay from procurement department मेरे बच्चे एक रीजन आपने पढ़ी हुई है, टास्क इंटरडिपेंडेंस। कॉन्फ्लिक्ट की एक रीजन आपने पढ़ी हुई है, टास्क इंटरडिपेंडेंस। जब गलती आपकी नहीं होती बल्कि दूसरे ग्रुप की गलती की सजा जो है वो होते हैं टास्क इंटरडिपेंडेंस। पहली रीजन जो आईटी वालों ने बताई है वो कहते हैं भाई चूंकि हमारा टास्क इंटरडिपेंडेंट है आईटी वालों पे, सॉरी प्रोक्योरमेंट पे, हमने कोई गलती नहीं की बल्कि आईटी वालों ने जो है वो डिले किया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद बेटे देखिएगा, ही सेड दैट procurement department did not follow the processes agreed after the initial conflict। ठीक हो गया, जिस चीज के ऊपर बेटे दोनों डिपार्टमेंट से एग्री किया था, जिस प्रोसेस को हमने एग्री किया था उन्होंने उस प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं जरा। डिस्कस द प्रोबेबल रीजंस फॉर फेलियर ऑफ टीम टू सक्सेसफुल इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट। अगर आप गौर करें तो बेटा हम ये तीनों की हमने अलहदा अलहदा रीजंस जो हैं, आपने पेपर में भी बेटा ऐसे ही करना है। 10 नंबर का कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, आपने पहली क्या लाइन लिखनी है कि जी फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके नीचे उसकी 2-3 रीजंस लिख देनी है। फिर आपने लिखना है जी रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, नीचे 3-4 उसकी रीजन लिख देनी है। और फिर इसी तरह से एक लाइन लिखनी है कि जी रीजन ऑफ फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू आईटी डिपार्टमेंट, और फिर बेटे नीचे उसकी। हर डिपार्टमेंट की अलहदा अलहदा आपने रीजंस जो हैं वो एग्जामिनर को बना के देनी है। और जब बेटा उसकी रीजंस लिखेंगे, जब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रीजंस लिखेंगे, तो उन रीजंस के नीचे ही आपने बेटा क्या कर लेना है, उसके मेयर्स भी सजेस्ट कर देने हैं। अब एक चीज आपको बताऊं, बड़े ही काम की चीज है, ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा मेरे बच्चे। अगर देखें जो रीजंस हैं, अगर उन्हीं रीजंस को आप थोड़ी सी अकल लगाकर रिवर्स लिख दें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रीजन है रोल एम्बिग्विटी, तो बेटा उसका बिल्कुल सिंपल आइडिया क्या है कि जी आप रोल क्लैरिटी कर दें। अगर बेटा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द रीजन है तो आप क्या कर दें, आप कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव कर दें। अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक रीजन है तो आप क्या करें कि डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन कर दें ताकि लोग एक दूसरे के साथ फ्रीली कम्युनिकेट कर सकें और इंफॉर्मेशन चेंज कर सकें।
कहने का मकसद क्या कि बेटे जो आपने रीजंस लिखी हैं आप उन्हीं रीजंस को जरा थोड़ा सा मोल्ड करके उसको सजेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 नंबर का सवाल है, अच्छी तफसील लिख के आइएगा ताकि एग्जामिनर जो है वो सेटिस्फाई हो। सजेस्ट द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस that mediator may follow to reach a mutually acceptable solution। 4 नंबर का बेटे क्वेश्चन है, कल ही अभी हमने स्टेप्स पढ़े हैं। सबसे पहला स्टेप था बेटे सेट द सीन्स, फिर स्टेप था गैदर इंफॉर्मेशन, फिर स्टेप था एग्री द प्रॉब्लम, फिर स्टेप था गालिबन ब्रेनस्टॉर्म कीजिए चीजों को सॉल्यूशन, और फिर उसके ऊपर नेगोशिएट कीजिए ताकि म्यूचुअली एग्रीड अपॉन सॉल्यूशन को। गालिबन 5 या 6 उसके स्टेप्स हैं। दोबारा से आप लोगों को जरा रिकॉल करवा दूं कि बेटा हमने उसे प्रोसेस कहा हुआ है, और वर्ड प्रोसेस की कहानी हमने क्या की हुई थी, या वर्ड प्रोसेस हमने किसे कहा था। नंबर 1 उसमें स्टेप्स होंगे और नंबर 2 उन स्टेप्स का बाकायदा सीक्वेंस होगा। आपने मेरा बच्चा कोई स्टेप मिस भी नहीं करना और आपने उसके सीक्वेंस को भी डिस्टर्ब नहीं करना। 14 मार्क्स का बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव लेकिन कंपैरेटिवली आसान सवाल था। इतना ज्यादा कोई मुश्किल ऐसी कोई चीज नहीं थी। अगर किसी बच्चे ने रीजंस अच्छे से याद की हैं तो बेटा वो रीजंस को आइडेंटिफाई भी कर सकता है और उन रीजंस को रिवर्स ऑर्डर में लिख के सॉल्यूशंस भी बना सकता है। इसी तरह बेटा उसने बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस का नाम लेके आपसे पूछ लिया है, पूरे का पूरा वो रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो यहां पर लिख देना था। तो 14 नंबर का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था जो कि पासिंग में अच्छा खासा हेल्पफुल हो सकता है। थोड़ी तवज्जो देने की सिर्फ उसके अंदर बात थी कि उसको जरा गौर किया जाए। जी गुड़िया, क्या क्वेश्चन है बेटे? अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर ये हम अलग अलग लिखना जरूरी है कि प्रोजेक्ट सुपरवाइजर की ये प्रॉब्लम्स है और ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की ये प्रॉब्लम्स है, सो हम इकट्ठे नहीं लिख सकते कि ये सारा ही हम लोग एस लिख दें कि लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अनरियलिस्टिक टारगेट्स या रोल सर, ऐसे सारा इकट्ठा नहीं लिख सकते हम? उससे बेटे कंफ्यूजन हो जाएगी। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि अगर आप तीनों स्टेक होल्डर्स को पढ़े ना तो तीनों ने बेटा सेम रीजंस आइडेंटिफाई नहीं की। ठीक है, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर ने अपनी रीजंस आइडेंटिफाई की हैं, प्रोक्योरमेंट वालों ने बेटा अपनी रीजंस, जो कि अगर आप प्रोक्योरमेंट की रीजंस पढ़ें तो वो सुपरवाइजर से डिफरेंट है। अगर बेटे आप आईटी डिपार्टमेंट वालों की रीजन पढ़ें तो वो प्रोक्योरमेंट से डिफरेंट है। एक बात ये, एक रीजन ये। दूसरी रीजन मेरी बेटी क्या है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा बड़ा हम अपनी जिसे कहें कि किताबों में 10 नंबर के सवाल को बेटा एक बड़ा क्वेश्चन समझते हैं। सो नेचुरली आपको चीजों को अच्छी तरह से एग्जामिनर को प्रेजेंट करना पड़ेगा। अच्छी तरह से प्रेजेंट करने का ये मतलब नहीं है कि बिला वजह सफे काले करते जाएं। मुतालिया पाकिस्तान का पेपर नहीं है, लेकिन बेटा कुछ कंप्रीहेंसिव कुछ चीजें उसको बना के देनी पड़ेंगी ना, जिससे उसको भी कुछ सेटिस्फेक्शन हो। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। इसीलिए बेटे मैं जरा इसको ना कर रहा हूं कि हम रीजंस भी सेपरेट लिखेंगे और जब रीजंस लिखेंगे तो उसके नीचे उसके सॉल्यूशंस भी साथ ही मेंशन कर देंगे। अच्छा जी, इसमें ये एक हमारा सिंपल सा सवाल था। उसके बाद अगले सवाल पे जाने से पहले एक चीज बेटा थोड़ी सी आपके साथ पहले भी डिस्कस हुई है और अब फिर दोबारा डिस्कस कर दूं। उसने हमें फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स के ना एक ये बताए हुए हैं बेनिफिट्स, जिसे बेटे मैंने कहा था एडवांटेजेस भी हैं। एक बेटे ये हमें बताए हुए हैं चैलेंजेस, और अगर थोड़ा जिसे हम डिसएडवांटेजेस भी कहते हैं। और मजीद अगर आप थोड़ा नीचे आके इसको देखें तो उसने एक ये चीज बताई है फंक्शनल या कंस्ट्रक्टिव। रिक्वेस्ट आप बच्चों से ये है कि बेटा इन तीनों लफ्जों को मेहरबानी करके जहन में रखिएगा अच्छे से, क्योंकि जब वो सवाल पूछेगा ना तो आपको कुछ थोड़ी सी वो इंडिकेशन देगा, थोड़ा सा इशारा देगा कि मुझे कौन सा वाला जवाब चाहिए। अगर उसको जवाब चाहिए होगा ये पहला वाला, तो वो क्या वर्ड्स यूज करेगा? बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, ठीक है, इस तरह का।
अगर ये वाला चाहिए होगा तो वो वर्ड यूज करेगा चैलेंजेस, डिसएडवांटेजेस। लेकिन बेटे अगर उसको ये वाला आंसर चाहिए, ये वाली वर्डिंग चाहिए, तो वो वर्ड यूज करेगा फंक्शनल, कंस्ट्रक्टिव एंड सो ऑन। तो सवाल पढ़ते वक्त आपने इन तीनों लफ्जों को मेहरबानी करके जहन में रखना है। प्रैक्टिस करवाता हूं थोड़ी सी आपकी, और जरा देखते हैं कि ICAP ने एक तो इस टॉपिक में से उसने सवाल पूछे बड़े, जिसे कहें कि तसलसल से है। ऑटम 14 में पूछा, फिर 15 में पूछा, फिर 17 में पूछा, फिर 18 में पूछा। सो क्वेश्चन, ये टॉपिक बड़ा फेवरेट सा उसका टॉपिक है। लफ्जों को जहन में रखिएगा जब मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ूं। ऑटम 2014 क्वेश्चन नंबर 4, उसका सी पार्ट है, although conflicts are often indicative of negative connotations। जैसा कि बेटा हमने भी पढ़ा था कि ट्रेडिशनली लोग क्या समझते थे कि कॉन्फ्लिक्ट बुरी चीज होते हैं। ट्रेडिशनली लोग क्या समझते थे कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड, एंड while they are bad so we need to completely avoid them। ठीक है, ये कहता है कि आम भी बेटा, ट्रेडिशनल की तो बात छोड़ दें, अगर आप आम हालात में किसी से बात कहें कि जी मेरा और उसका कॉन्फ्लिक्ट है, तो लोग फौरी तौर पर यही समझते हैं कि भाई आपकी और उस बंदे की कोई लड़ाई हुई हुई है। पॉजिटिव साइड कम बंदे देखते हैं। येट दे मे रिजल्ट इन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। वो कहता है जी ऑल्दो के इसकी कॉनोटेशन नेगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद ये ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस बेटे हमने बहुत मर्तबा पढ़ा है, जिसमें हमने कहा है कि एक ऐसी परफॉर्मेंस, एक ऐसा लेवल जिसमें लगने वाली कॉस्ट कम से कम और मिलने वाला बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो इन सर्टेन सिचुएशन। सवाल के ऊपर गौर कीजिएगा, आइडेंटिफाई द सिचुएशंस इन विच कॉन्फ्लिक्ट्स में भी, बेटा इस लफ्ज को अंडरलाइन कर लें, एडवांटेजियस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। 5 नंबर का सवाल है, जैसे ही बेटे ये लफ्ज एडवांटेजियस आपकी नजर में आया, आपको फौरन क्लियर हो गया कि ये आपसे बेनिफिट्स पूछ रहा है। वो ऊपर वाला पहली बात जो बेनिफिट्स वाली जो चीज है, ये वो पूछ रहा है, बिकॉज उसने वर्ड एडवांटेजियस यूज की है। ऑटम 15 का सवाल देखिएगा, एग्जैक्ट इसी क्वेश्चन की कॉपी है, सिर्फ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस लिखने में फर्क है। Although negative connotations are generally associated with conflict, इस लाइन को ऊपर वाली लाइन के साथ कंपेयर करें। ऑटम 2015 की पहली लाइन को ऑटम 2014 की पहली लाइन के साथ कंपेयर करें। Although conflicts are often indicated, although negative connotations are generally associated, exact same meaning है दोनों लाइनों की। In certain situations conflict can be, ये देखें सर, conflicts can be constructive and contribute to our achievement of goals and objectives. Discuss briefly how can conflict play a, अंडरलाइन कीजिए सर, कंस्ट्रक्टिव रोल। इसका मतलब है अब वो बेनिफिट्स वाला सवाल नहीं उसको चाहिए, बल्कि वो जो नीचे सवाल लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिव और फंक्शनल वाला, अब उसका जवाब उसको, अब वो वाली वर्डिंग उसको चाहिए। ठीक है, मेहरबानी करके पेपर में ये गलती ना करके आइएगा। मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था दोनों सवालों की नेचर तकरीबन सेम है, लेकिन बेटा वो अब आपको ना खुद इंडिकेट कर रहा है कि नहीं भाई मुझे ये वाली चीज चाहिए, ये वाला आंसर मुझे प्रोड्यूस करके दो। तो बेटा एग्जैक्टली जो एग्जामिनर मांग रहा है हम उसको बिल्कुल उसकी ख्वाहिश के मुताबिक चीज प्रोवाइड करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो जेनरसली नंबर हमें दे। कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, अचीवमेंट ऑफ गोल, ऑब्जेक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। ठीक हो गया। पहले में उसने वर्ड एडवांटेजियस यूज किया था, दूसरे में मेरे बच्चे उसने वर्ड कंस्ट्रक्टिव यूज किया है। तीसरा सवाल देखते हैं, स्प्रिंग 2017 में उसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टार इंजीनियरिंग लिमिटेड is a successful manufacturer of wide range of equipment for use by industrial enterprises. A culture of congenial and friendly relationship। वो कहता है जी बड़ा अच्छा माहौल है, लोग एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब बेटा एक चीज ना जरा थोड़ी सी याद रखिएगा, जहां माहौल बड़ा अच्छा हो जाए, बड़ी दोस्तियां डेवलप हो जाए ना, तो देखिएगा नॉर्मली हम दोस्तों के साथ ना डिसएग्री नहीं करते। नॉर्मली
हम दोस्तों के साथ, क्योंकि मोहब्बत इतनी होती है दोस्तों से कि हम उनके साथ डिसएग्री नहीं करते। बाज मर्तबा वो गलत बात कह रहे होते हैं, उसके बावजूद हम बर्दाश्त कर जाते हैं कि अच्छा यार चल दोस्त है कोई नहीं। मतलब आपके साथ भी शायद कभी ऐसा हुआ हो कि आपका कोई बड़ा अजीज दोस्त को नीले पीले रंग की शर्ट पहन के कॉलेज आ गया है और आप दूर से ही देख के लग रहे हैं कि यार ये क्या बंद जा गया है, अजीब ही इसकी ये हालत, क्या इसने पहना हुआ है। लेकिन बेटा आप चूंकि वो दोस्त है, बड़ा अजीज दोस्त है, वो पास आके आपसे पूछता है हाँ भाई कैसा लग रहा है तेरा भाई, तो आप उसे कहते हैं कि यार नजर ना लग जाए मेरे भाई को, इतना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। और शाहरुख खान और ऋतिक रोशन और ब्रैड पिट को तो दौरा पड़ गया होगा जहां जहां वो बैठे हुए हैं और जेलस हो गए होंगे मेरे भाई की स्मार्टनेस से, चला तुझे कोक पिलाता हूँ। भाई एक नेचुरल सी चीज है, जहां कंजीनियल या जहां बेटे फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं वहां हम नेसेसरी डिसीजंस नहीं ले पाते। अगर आप लोगों को बेटे मैक्लीलैंड की थ्योरी याद हो ना, मैक्लीलैंड की, तो वहां हमने पढ़ा था कि जिनमें अफिलिएशन फैक्टर हाई होता है वो अच्छे लीडर नहीं बन पाते। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि वो नेसेसरी लेकिन बिटर डिसीजंस नहीं ले सकते। ठीक है, आप असूलन तो क्या होना चाहिए था कि आप अपने दोस्त को बताते कि यार ये कॉलेज है, प्रोफेशनल कॉलेज है, तुम ये किस तरह की कार्टूनों वाली शर्ट पहन के आ गए हो। लेकिन बेटा ये सच्चाई आप उसे नहीं बता सके, रीजन कि वो आपका बड़ा अजीज दोस्त है। वो कहता है जी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा अच्छा प्यारा कंजीनियल मोहब्बत भरा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, हाउएवर मैनेजमेंट आल्सो एनकरेज पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट। अब मैनेजमेंट क्या चाहती है कि भाई ये ना हो कि ये एवं ही एक दूसरे की खुशामद करते रहें और एक दूसरे को वाह जी वाह कहते रहें, बल्कि इनके दरमियान क्या होना चाहिए, डिसएग्रीमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। बिकॉज बेटा अगर पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो किस तरह से वो आप कहें कि क्रिएटिविटी किस तरह से आएगी, इनोवेशन किस तरह से आएगी। सो मैनेजमेंट की ख्वाहिश क्या है कि दोस्ती वगैरह अपनी जगह, बट स्टिल दे शुड हैव अ टॉलरेंस लेवल, अ जेन्युइन लेवल ऑफ फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट as a means to achieve its business objective. Explain briefly importance of, ये देखिए बेटे लफ्ज, functional positive conflict, ठीक है, एंड पॉसिबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ एससीएल। यहां गौर करें बेटा उसने फिर वर्ड फंक्शनल यूज किया है, कंस्ट्रक्टिव फंक्शनल, वो सेकंड वाली चीज जो है वो डिमांड कर रहा है। आखिरी क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन स्प्रिंग 2018 में उसने पूछा है, क्वेश्चन 1 उसका ए पार्ट है, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट आर इनएविटेबल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल interactions and are often viewed as indicated of negative connotation। वो बेटा सबसे ऊपर जो हम पढ़ के आए थे, उसने कहा यार दो चीजें हैं, पहली तो बात के इनएविटेबल है, दूसरी बात लोग अक्सर इसे नेगेटिव, गलती से इसे सिर्फ नेगेटिव ही समझते हैं। However, there may be some positive outcomes of conflict also. Enumerate the situation group conflict may be, लिख लीजिए बेटा वर्ड, beneficial for an organization। तो ये बेटे अब पहला वाला जवाब जो है, सो जहां पर वो लफ्ज यूज करे बेनिफिशियल, बेनिफिट्स, एडवांटेजियस, एडवांटेजेस, वो बेटे हमारे पास पहले वाला जवाब है। जहां वो वर्ड यूज करे कंस्ट्रक्टिव या फंक्शनल, तो वो बेटे हमारे पास दूसरा वाला जवाब है। रिक्वेस्ट आप बच्चों से ये है कि उसकी चॉइस के मुताबिक ही बेटा एग्जैक्ट उसको जवाब दीजिएगा। उसके बाद बेटा थॉमस किलमैन है, इसमें मैंने आपको कहा था कि तीन चीजें जरा याद रखिएगा। एक तो हर सिचुएशन की क्या आपके पास मामलात हैं हर सिचुएशन के, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। फिर देखिएगा कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये जहन में रखिएगा। और फिर किस सिचुएशन में वो एप्रोप्रिएट है और किस में एप्रोप्रिएट नहीं है। जल्दी से अगर आप लोगों को रिफ्रेश कर दूं, जैसे मेरे बच्चे हमने पढ़ा था कि जो कंपटीशन है वो वहां सूट करेगा जहां सिचुएशन इमरजेंसी है, हमने कोई क्विक डिसीजन लेना है लेकिन उस डिसीजन की नेचर अनपॉपुलर है। फिर उसके बाद बेटे हमने कोलैबोरेशन में जैसे पढ़ा था
कि हम कोलैबोरेट करते हैं, जहां लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होती है वहां कोलैबोरेट आप करते हैं। फिर बेटे हमने एकोमोडेशन में पढ़ा था कि एकोमोडेशन वहां सूट करेगी जहां विनिंग जो है, जहां कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम है, सॉरी कॉम्प्रोमाइज में, एकोमोडेशन में गलत बता रहा हूं, कॉम्प्रोमाइज में जहां हमने कहा था कि कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज से। इस तरह बेटे एकोमोडेशन में हमने पढ़ा था कि जहां विनिंग जो है वो उतनी फायदे में नहीं है, बजाय इसके कि पीस क्रिएट किया जाए, वेयर पीस इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग। तो हर एक में अगर आपको बेटे आपने रिवाइज किया हो, बेशक याद अभी नहीं भी किया, इसको अच्छे से रिवाइज भी बेटा अगर आपने किया हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कौन सी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर ये सूटेबल है या अनसूटेबल है। सवाल पहला देखते हैं, स्प्रिंग 2016 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, उसका बी पार्ट है, मैनेजर्स recognize that intergroup conflict is a phenomena of group behavior. Briefly explain following approaches. ब्रीफली एक्सप्लेन करना है फॉलोइंग अप्रोचेस को। जैसे मेरा बच्चा मैंने उधर बुलेट्स की शक्ल में नोट्स में प्रोड्यूस किया है, आपसे रिक्वेस्ट है बेटे आप भी इसी तरह नंबर्स और बुलेट्स की सूरत में उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को बेटे चेक करने में और रीड करने में आसानी हो। आपकी बिल्कुल प्रीवियस अटेम्प्ट में एक बड़ा अच्छा सवाल ऑटम 2021 का बड़ा अच्छा सवाल उसने बनाया है, जरा थोड़ा सा तवज्जो से समझिएगा, केस स्टडी बड़ी प्यारी उसने बनाई है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा ये भी एक ना चीज आपको शायद मैंने ओरिएंटेशन में बताई थी कि बेटा आई कैप ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूज करता है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरे पेपर में सबसे मुश्किल और लंबे सवालात होते हैं। ये उसकी बड़ी टेक्निक है कि जैसे ही बच्चा पेपर पढ़ना शुरू करे एकदम उस गरीब का फ्यूज ही उड़ जाए कि यार ये तो मुझसे नहीं हल होने लगा। ये बड़ा एक ट्रैप है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हैं वो बड़े धमाकेदार रखते हैं, ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडी टाइप, पढ़ के ही बच्चे को लगे कि यार ये तो क्लियर नहीं हो सकता। तो आपने बेटा इस ट्रैप में नहीं आना, पहले 15 मिनट में आपने सुकून से पूरा पेपर पढ़ना है और फिर उसको 15 मिनट के अंदर अंदर ही पढ़ते पढ़ते ही आपने प्लान कर लेना है कि आप पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। नॉर्मली मेरी एडवाइस ये होती है कि बेटे जो आसान है या निस्बतन आसान है या निस्बतन छोटे क्वेश्चंस हैं उनको पहले उठाएं, ताकि पहले 1-1.5 घंटे के अंदर आप 35-40 नंबर अचीव कर लें, अटेम्प्ट कर लें। उससे बहुत ज्यादा बंदे को एक सेल्फ एफिकेसी और कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार कोई ऐसा मसला नहीं, इंशाल्लाह रेस्ट ऑफ द पेपर भी मैं अचीव कर दूंगा। पढ़ते हैं जरा सवाल को। ऑटम 2021 क्वेश्चन नंबर 1, मुबीन इब्राहिम, जरा इसका नाम याद रखिएगा मुबीन इब्राहिम का, ये आगे जाके भी अभी डिस्कशन में आना है। मुबीन इब्राहिम वांट्स टू प्रपोज अ क्रिटिकल चेंज इन द मिड प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग। बेटे मिड प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग क्या होती है, आप लोगों को अगर याद हो हमने एमबीओ पढ़ा था और एमबीओ में बेटे हमने एक चीज पढ़ी थी जिसे आप कहते हैं चेक पॉइंट्स। एमबीओ में हमने एक चीज पढ़ी थी चेक पॉइंट्स, यानी आप एक काम करते जाते हैं, दरमियान दरमियान में ना आप चीजों को चेक करते जाते हैं। एक प्रोजेक्ट बेटे आपने 1 जनवरी को शुरू किया, वो खत्म होना था 31 दिसंबर को, तो अब आप 31 दिसंबर तक उस प्रोजेक्ट से कट ऑफ नहीं हो सकते। आप क्या करेंगे, दरमियान दरमियान में मीटिंग्स करते रहेंगे, ये चीज देखने के लिए कि प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू प्लान काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसे हम बेटा मिड प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग कहते हैं। लफ्ज उसने मिड लिख दिया है, इससे मुराद क्या है कि हम तकरीबन हाफ टाइम में जाके उसे मैनेज कर रहे हैं। बाज मरतबा बेटे ये क्वार्टरली बेसिस पे भी किया जाता है, बाज मरतबा मंथली बेसिस पे भी किया जाता है, एंड सो ऑन। ही थिंक्स, अब मुबीन का ख्याल क्या है, चेंज विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड। वो कहता है कि यार प्रोजेक्ट में ना हमें तकरीबन आधा प्रोजेक्ट गुजर गया है और मुबीन का कहना क्या है कि हमें प्रोजेक्ट में ये तब्दीलियां करनी चाहिए ताकि बेटा क्या हो कि अच्छी ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को डिलीवर की जा सके। बिफोर सबमिटिंग द चेंज प्रपोजल टू द प्रोजेक्ट लीडर,
अब जो चेंज मुबीन ने सोची हुई है वो वाली चेंज प्रोजेक्ट लीडर को सबमिट करने से पहले उसने क्या कहा, उसने क्या सोचा, he held a meeting with his team members and other project officers in order to get their buy-in। कल बेटा मैंने समझाया था बाय इन से मुराद क्या है, किसी भी चीज को अडॉप्ट करवाना, किसी भी चीज में पार्टिसिपेशन करवाना ताकि लोग आसानी से उसे अडॉप्ट कर लें। एंड गैदर फीडबैक टू इंप्रूव द प्रपोजल, रिस्पॉन्स ऑफ ईच टीम मेंबर इज एज फॉलोज। देखिए बेटा मुबीन इब्राहिम जो है इसकी बड़ी कोलैबोरेटिव सी अप्रोच लग रही है, बड़ी कोलैबोरेटिव। ये चीजें ठोस नहीं रहा, ये कह रहा है कि यार मेरा ख्याल ये है कि ऐसे होना चाहिए। तो उसने वो चीज फाइनलाइज करने से पहले उसने कहा है कि लोगों का भी ओपिनियन ले लिया जाए। यानी मुबीन सिर्फ असर्टिवनेस पे ही बिलीव नहीं कर रहा बल्कि कोऑपरेटिवनेस पे भी बिलीव कर रहा है, अपनी भी पूरी ओपिनियन दे रहा है ताकि प्रोडक्ट बेहतर बने और चाह रहा है कि दूसरों की भी ओपिनियन सुने। ये सारी कहानी पढ़ के हमें लग रहा है कि मुबीन इब्राहिम इज द फॉलोअर ऑफ अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। आगे पढ़ते हैं। ग्रुप में एक मोहतरमा मौजूद है सीमा के नाम से। सीमा डज नॉट थिंक इट इज अ गुड आइडिया। ठीक है, उसने कहा जी मुझे कुछ ऐसी बेहतर चीज नहीं लग रही टू चेंज एनीथिंग दिस लेटर इन द प्रोजेक्ट। हाउएवर शी फील्स शी विल नॉट रेजिस्ट, she will not resist and go with it if the project leader agrees with the change। ठीक है, अगर उसका ओपिनियन क्या है कि भाई मुझे तो ये सही नहीं लग रही लेकिन भाई मैं इसके ऊपर कोई एतराज नहीं करूंगी, मैं कंपीट नहीं करूंगी अगर प्रोजेक्ट लीडर इसे अप्रूव करते हैं। ठीक हो गया, मैं अपनी थिंकिंग को, जो मेरा एतराज है मैं उस एतराज को छोड़ दूंगी अगर प्रोजेक्ट लीडर इसे अप्रूव करते। जरा थोड़ा सा बेटा सोच के अब चीजों को ना, वो सीमा जो है वो अपनी बात को छोड़ रही हैं कि जो मेरा एतराज है मैं उस एतराज को भूल जाऊंगी अगर प्रोजेक्ट लीडर इसे अप्रूव करते। जमाल डज नॉट वांट एनी चेंज इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, जमाल को एतराज है, वो कहता है नहीं भाई ये गलत तरीका है। ही थिंक्स दैट चेंज प्रपोजल इज रिस्की, ही वांट्स टू अपोज द चेंज एट ऑल कॉस्ट। दुनिया इधर की उधर हो जाए, नौकरी से निकालना है मुझे निकाल दो, लेकिन भाई मैं चेंज को अपोज करूंगा क्योंकि ये रिस्की है, गड़बड़ करेगा। फवाद thinks that proposal is fine but would like Mubin to make some changes to the proposal before it is sent for review। वो कहता है जी ठीक है, अच्छी है, लेकिन मुबीन क्या करे कि इसमें ना थोड़ी सी चेंजेस करे, थोड़ी सी चेंजेस। यानी मैं भी मान जाऊंगा अगर मुबीन थोड़ी सी चेंजेस कर दे। ठीक है, थोड़ा सा मैं मान जाऊंगा अगर मुबीन थोड़ी सी चेंजेस करते। कामिल हैज नॉट टेकन मच इंटरेस्ट। कोई मेरे जैसा सुस्त आदमी है, उसने कहा जी पता नहीं, मुझे नहीं पता, अल्लाह जाने की बोली जान रहे हो तुसी। हैज टोल्ड मुबीन दैट द इशू कैन बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग आफ्टर नेक्स्ट मीटिंग। वो कहता है जी इस अब देखें वो कहानी कैसी डाल रहा है। उसने एक तो बात तवज्जो से नहीं सुनी, दूसरा कहता है कि यार इस मीटिंग में नहीं करते, इसको अगली मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। और मुसीबत क्या है, बाय देन द चेंज प्रपोजल टाइमलाइन वुड हैव एक्सपायर्ड। वो कहता है जी इस मीटिंग से टालो, अगली मीटिंग में लेके चलो, अगली मीटिंग आते आते तक प्रपोजल में चेंज देने का जो टाइम था वो टाइम ही गुजर गया होगा। ना कामिल साहब ने ना अपने गोल का ख्याल किया है और ना टीम के गोल का ख्याल किया है। इन द लाइट ऑफ थॉमस किलमैन स्टाइल ऑफ डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टाइल ऑफ डीलिंग कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग मुबीन। अब हमने बेटा करना क्या है, मुबीन, सीमा, जमाल, फवाद और कामिल, इन पांचों लोगों के जो स्टाइल हैं डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट, 5 लोग हैं और 5 ही स्टाइल हैं हमारे पास। वो कहता है जी आइडेंटिफाई करो और साथ एक्सप्लेन भी करो
कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका ये स्टाइल है। दो काम करने हैं, लफ्जों पे बेटा तवज्जो दीजिएगा। क्वेश्चन ये भी डिटेल्ड है, 8 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है और साथ उस आइडेंटिफिकेशन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। तो मेरा बच्चा आप ऐसे करें, आप लोग जल्दी से, तरतीब गलत ना कीजिएगा और ग्रुप के अंदर बेटा मुझे रिस्पॉन्स दें। ग्रुप के अंदर जरा मुझे बिल्कुल तरतीब से लिख के, सबसे पहले मुबीन का, फिर सीमा का, फिर जमाल का, फिर फवाद का और फिर कामिल का। इनके नाम ना लिखिएगा, सिर्फ इनके स्टाइल एक तरतीब से लिख दें। ठीक हो गया? जो आप सबसे पहले लिखेंगे मैं खुद ही समझ जाऊंगा कि वो मुबीन का स्टाइल है, जो आप सेकंड नंबर पे लिखेंगे मैं पिक कर लूंगा कि वो सीमा का स्टाइल है, जो थर्ड पे होगा वो जमाल, जो फोर्थ पे होगा वो फवाद का और जो फिफ्थ पे होगा वो कामिल का होगा। एक्सप्लेनेशन अपने जहन में रखनी है। जल्दी से ना पहले इन स्टाइल्स को ग्रुप के अंदर आइडेंटिफाई करें। और मेरे पास राइट नाउ अटेंडेंस है 50 स्टूडेंट्स की और रिस्पॉन्सेज बेटा मुझे जल्दी से आने चाहिए, सोते ना रहिएगा। 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट मैं साइलेंस मेंटेन करूंगा, ग्रुप में जल्दी से मुझे रिस्पॉन्सेज दीजिए। जी बेटा रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेरे पास। टॉप से अगर मैं स्टार्ट करूं तो पहला रिस्पॉन्स अहमद हसन का आया है। अच्छा बेटा, अहमद हसन ने और बाकी नीचे स्टूडेंट्स ने भी कुछ मिस्टेक ये की है कि अगर जो थॉमस एंड किलमैन है बेटा, उसने अगर वर्ड अवॉइडिंग लिखा है ना, तो प्लीज आप बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि अवॉइडिंग ही लिखें, क्योंकि ये उसका टेक्निकल वर्ड है। उसने अगर अवॉइडिंग लिखा है तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, हम अवॉइडिंग ही लिखेंगे। सो उसके बाद बेटे मोहम्मद हमजा गौहर हैं, कोलैबोरेटिंग, ठीक हो गया। अली हसन का ठीक हो गया। उसामा आवान का, उसामा आवान बेटे आपने सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज लिखा है। मुबीन ने बेटे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मुबीन कोलैबोरेटिव अप्रोच पे काम कर रहा है, मुबीन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। इसी तरह आपने शुरू वाले दोनों ही, उसामा अवान बेटे आप अपने जरा ना आंसर को रिकंसाइल करें। उसके बाद बियर्डो खान है, कोलैबोरेटिंग, अकोमोडेटिंग, कंपीटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, अवॉइडिंग। फिर अफान है, अफान बेटा आप, अफनान है, सॉरी गलत पढ़ रहा हूं, अफनान मलिक हैं। अफनान आप का आंसर ठीक हो गया, ओके ठीक है। वलीद जाहिद हैं। मोहम्मद जिशान ने आंसर डिलीट कर दिया है। फिर एक और आंसर है बेटा, नाम नहीं लिखा हुआ बच्चे का, जस्ट एक आइकन बना हुआ है। एहतिशाम अहमद हैं, कोलैबोरेटिंग, एकोमोडेटिंग, कंपीटिंग, कॉम्प्रोमाइज। एहतिशाम अवॉइडिंग है बेटा, अवॉइड नहीं है।
फिर उसके बाद अननोन है, फिर लियो है, लियो ने भी बेटे अवॉइड लिखा हुआ है। अब ये मेरा ख्याल है कि शायद अंदाजा है मेरा कि बाज मर्तबा बच्चे बेटा टाइपिंग की जहमत भी गवारा नहीं कर रहे और जस्ट मैसेज को ही कॉपी करते जा रहे हैं। तो एक ने अगर अवॉइड लिखा है तो फिर नीचे दर्जनों के हिसाब से वो अवॉइड अवॉइड ही चल रहा है। दोबारा क्लियर कर दूं कि बेटा चूंकि ये उसका राइटर का अपना एक टेक्निकल वर्ड है, इसलिए मेहरबानी करके इसको तब्दील ना कीजिएगा। उसके बाद फराज हैं, सैयदा हादिया गिलानी हैं, उसके बाद तलहा भट्ट हैं, उमैर अली हैं, मोहम्मद जीशान हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मलिक हामिद का आंसर है। ओके जी, ये कुछ आंसर बेटा मेरे पास आए हैं, पहुंचे हैं मेरे पास। आइडेंटिफाई, और डेफिनेटली बेटा आप लोग जब स्टाइल को आइडेंटिफाई करें ना तो साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी जहन में रखिएगा कि ये हम इस तरह से क्यों कह रहे हैं। और फिर उसके बाद अगला अगर पार्ट देखिएगा, आइएगा मेरा बच्चा जरा क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला बेटे पार्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट पार्ट में भी वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है, बी पार्ट में, ब्रीफली एक्सप्लेन अ टिपिकल सिचुएशन इन विच ईच ऑफ स्टाइल in which each of the style identified in A would be appropriate। ठीक है, तो हर स्टाइल के लिए आपने बेटा वहां पर हेडिंग देनी है, आपने बल्कि सॉरी हेडिंग कह रहा हूं, आपने बेटा वहां नंबर 1 लिखना है कि जी कोलैबोरेटिंग स्टाइल विल बी अप्रोप्रिएट व्हेन, नीचे उसकी रीजंस लिख दें। फिर उसके बाद नंबर 2 आपने लिखना है कंपीटिंग स्टाइल विल बी अप्रोप्रिएट व्हेन, नीचे उसके पॉइंट्स लिख दें। ठीक है, हर एक के 2-2 पॉइंट, 1-2 पॉइंट हैं जो उसने मेंशन किए हुए हैं। तो बेटा हर स्टाइल की आपने नरेशन लिख के उसके नीचे उसकी अप्रोप्रिएटनेस की रीजंस लिखनी है। पहले भी बेटा आपसे रिक्वेस्ट की है, दोबारा बता रहा हूं, आई कैप एग्जामिनर हेडिंग्स को इतना ज्यादा एनकरेज नहीं करते। ठीक है, आप एग्जामिनर कमेंट्स भी अगर पढ़ेंगे तो उसमें वो लोग लिखते हैं कि जी हेडिंग्स जो हैं वो इतनी ज्यादा चीज ऐसी नहीं है कि जिसको हम बहुत ज्यादा एनकरेज करें। सो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि नरेशन लिख के, हाँ नरेशन लिखते वक्त आप नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, बुलेट्स भी यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस है, इसमें बेटे पहला सवाल स्प्रिंग 2015 में उसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, Jupiter Industries Limited is currently experiencing intense conflict between the marketing department and procurement department। दो डिपार्टमेंट्स के दरमियान बेटा बड़ा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इंटेंस है, टॉलरेंस रेंज से ऊपर गया हुआ है। अब हमने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट has not been able to achieve its revenue targets and blames the procurement department for its inability to understand the highly competitive business environment। Marketing department claims that customers are not willing to pay target price due to poor quality of the product। The procurement department is of the opinion that it must procure raw material from the most competitive sources। CEO of GIL is most concerned about the situation and it is adversely affecting the overall performance of the company। पूरी कहानी सुना के ना एंड पे उसने एक रिक्वायरमेंट बता दी है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द सीईओ अबाउट द स्टेप्स दैट शुड बी टेकन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा सवाल था। आप ये सवाल शुरू कैसे करेंगे, फॉलोइंग स्टेप्स आर बीइंग सजेस्टेड टू सीईओ ऑफ जीआईएल फॉर द पर्पसेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और उसके नीचे पूरी वही कहानी छाप देंगे जो आपके नोट्स और आपकी बुक में लिखी हुई है। स्प्रिंग 2018 का एक सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, उसका बी पार्ट है, द मैनेजमेंट ऑफ यूनिफाइड टेक्सटाइल लिमिटेड इज कंसर्न ओवर इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट, इंक्रीज्ड जरूरत से बढ़ा हुआ कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन एचआर डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन हेड। द सिचुएशन हैज रिसेंटली एस्केलेटेड when HR director refused to approve overtime payment
फॉर सर्टन प्रोडक्शन स्टाफ। ठीक है, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम किया, एचआर ने कहा नहीं भाई हम ये पेमेंट अप्रूव नहीं करेंगे, गिवन टाइम के अंदर आपको अपना टास्क मुकम्मल करना चाहिए था। HR director is of the view that production department is not being efficiently managed and overtime can be reduced significantly by appropriate assignment of duties। HR वाले क्या कह रहे हैं कि भाई ढंग से काम करो, सही तरीके से काम को डिस्ट्रीब्यूट करो, काम को मैनेज करो, ताकि थोड़े टाइम में आप ज्यादा काम कर सकें, एफिशिएंटली काम करें। जब आप एफिशिएंटली काम करेंगे तो अल्टीमेटली ओवर टाइम लगाने की भी जरूरत पैदा नहीं होगी। Production head believes that his department is always dealt with heavy-handed, dominating approach by HR department, and his request for recruitment of additional staff is still pending HR approval। दोनों के दरमियान बेटे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। Being the CEO of UTL, explain what steps you would like to take to resolve the conflict। 8 नंबर का बेटा कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा बड़ा वाला सवाल है। आप स्टार्ट कैसे करेंगे इस सवाल को? एग्जैक्टली उसी तरह से बेटा, बीइंग द सीईओ ऑफ यूटीएल, फॉलोइंग स्टेप्स आर बीइंग सजेस्टेड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक हो गया, और नीचे एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है वही उठा के यहां पर छाप देंगे। ले मेरा बच्चा, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10वें चैप्टर में हमारा आधा चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो गया, और हमने इसके प्रीवियस सवाल अच्छे सवालात थे, अगर आप गौर करें मुश्किल नहीं थे लेकिन अच्छे सवालात थे। और मोस्टली क्वेश्चन जैसे जैसे अब अटेम्प्ट्स आगे बढ़ रही हैं वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछ रहा है। सो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा इन चीजों के लिए। 2-3 मिनट के लिए बेटा जरा मैं साइलेंस मेंटेन करूंगा, और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो ये पेज नंबर 215 से कहानी शुरू हो रही है, पेज नंबर 215 से लेके एंड तक एक दफा ना बिल्कुल आराम तसल्ली से पेज स्वैपिंग कर लें। कोई टॉपिक जो मुझसे मिस हो गया हो, कोई प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट ना करवाया हो, या किसी जगह पर बेटे अगर आप लोगों का कोई कंफ्यूजन है, कोई रिजर्वेशन है, या आप चाह रहे हैं कि हम उस चीज को जरा दोबारा एक दफा डिस्कस करें, तो जरा जल्दी से देख लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है हम उस कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर लें। और 11वें चैप्टर का जो सेकंड पोर्शन है, जो बेटा एक बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक है। मैंने आपको समझाया था कि काफी सारी टेक्निक्स हैं रेजोल्यूशन की। वन ऑफ द रेजोल्यूशन टेक्निक इज नेगोशिएशन। तो हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो अभी तक पढ़ लिया है जरा क्विकली उसको गो थ्रू कर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर ये कॉम्प्रोमाइजिंग में लास्ट पॉइंट है, ये तो काइंडली थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। हाँ जी बेटा पढ़िएगा जरा। इफेक्टिव व्हेन अ डेडलाइन लूम्स एंड पार्टीज आर इन डेडलॉक। हाँ जी बेटा, ये मैंने ना जिस वक्त हसन अहमद बेटा जिस वक्त मैं पढ़ा रहा था मैंने आपको कहा था कि इन दोनों चीजों को ना हाईलाइट कर लें। ये बेटा नेगोशिएशन पहले पढ़ा लूं, ये उसमें मैंने दोनों पॉइंट तफसील से समझाने हैं कि डेडलॉक क्या होता है और डेडलाइन क्या होती है। ठीक हो क्या? ये बस हाँ एक दो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। वेलकम मेरा बच्चा, वेलकम। जी फैजान बेटा। सर ये मुबीन वाले क्वेश्चन का बी पार्ट सर थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इसमें एक्सप्लेन क्या करना है सर? इसमें मेरे बच्चे एक्सप्लेन ये करना है कि जो भी आपने स्टाइल्स आइडेंटिफाई किए हैं, सबसे पहले तो फैजान बेटा मुझे ये बताइएगा कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील करने के स्टाइल हैं कौन कौन से? कितने स्टाइल हैं? 5 स्टाइल्स हैं। कौन कौन से मेरा बच्चा? सर कोलैबोरेटिंग, कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रोमाइजिंग, अवॉइडिंग, और एक है अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग। अच्छा, अब नोट्स बेटे आपके सामने मौजूद है? यस सर। अच्छा, नोट्स बेटे ओपन कीजिएगा और जरा सबसे पहला जो स्टाइल गालिबन उसने कंपीटिंग लिखा हुआ है। यस। हाँ, कंपीटिंग में बेटे देखिएगा उसने 2 बुलेट्स नोट्स में मौजूद होंगी आपके। वो कहता है जी कंपीटिंग वहां सूट करेगा नंबर 1 जहां सिचुएशन आप पोजीशन ऑफ पावर में है, नंबर 2 जहां सिचुएशन अर्जेंट है, नंबर 3 जहां आपने क्विक लेकिन अनपॉपुलर डिसीजन लेने हैं। बेटे ये कहीं नोट्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है? यस सर।
हाँ, ये बेटे इसकी अप्रोप्रिएटनेस है, ठीक है। Okay. कि अगर सिचुएशन ऐसी हो, कैसी, कि आप पावरफुल हैं, सिचुएशन अर्जेंट है, कोई अनपॉपुलर डिसीजन लेना है, तो बेटा फिर कौन सा स्टाइल एप्रोप्रिएट रहेगा? अहमद, कौन सा स्टाइल, कौन सा स्टाइल बेटा पॉपुलर रहेगा फैजान? कंपेटिटिव। कंपेटिटिंग। अच्छा, लेकिन बेटा आप देखिएगा जरा, आप किसी से लड़ रहे हैं, लड़ने पे खर्चा आ रहा है 100 रुपए का, लेकिन बेटा अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो खर्चा आएगा 50 रुपए। तो बेहतर क्या है, एप्रोप्रिएट क्या है? कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। तो बेटा अगर आप कॉम्प्रोमाइज पढ़ेंगे ना, तो उसमें उसने लिखा हुआ है वेयर कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। इनके जो बुलेट्स लिखे हुए मैं ये पूछ रहा हूँ, इन सबको एक्सप्लेन करना है कि जो आपने 2 बुलेट्स बताए थे वो लिखने हैं? हाँ नहीं बेटा, सबको एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ एप्रोप्रिएट वाला पोर्शन एक्सप्लेन करना। ओके सर। ठीक है, क्योंकि सारा तो उसमें तो बेटे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। उन बुलेट्स में से आपने वो वाली बुलेट पिक करनी है जिसमें बेटे उसने एप्रोप्रिएटनेस का क्राइटेरिया बताया। सर और ये जो ओरा लिमिटेड वाला क्वेश्चन आपने करवाया है, ओरा वाला बेटे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्या क्वेश्चन था बेटा? सर वो क्वेश्चन में जो उन्होंने खासा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये वाले हम लोगों ने पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन वगैरह, हमने सिर्फ वही एक्सप्लेन करने के जो इंटर ग्रुप में और लिखे हम किसी और को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इनके साथ? बेटा नॉर्मली ना वो वही वाले होंगे जो ऑलरेडी उसने बुक में एक्सप्लेन किए हैं। आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की ना, अपनी तरफ से पॉइंट बनाने की ऐसा जरूरत पड़ेगी नहीं। 12 बजे फिर दोबारा शुरू करेंगे और कल बेटे मैं स्टार्ट करवाऊंगा नेगोशिएशन वाला पोर्शन, और उसको हम अच्छे से